आज का टॉपिक ये है। और आइए विषय का शुभारंभ करें उससे पहले जिन्हें गायत्री मंत्र आता है मेरे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आज के इस 82वें एपिसोड में भावभरा स्वागत है, अभिनंदन है। आज का विषय वैसे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस विषय पे हमारी एक दो बार चर्चा शांतिवन में हो चुकी थी, 2 या 3 हम लोग के इस पे विषय पे वहाँ पे क्लासेस हुई थी। तो हमारे परिचित थे, उन्होंने बोला कि ये विषय एक बार रखा जाए। एक सामूहिक रूप से एक समस्या रहती है परिवारों के अंदर की हम जैसे सोचते हैं वैसा कर नहीं पाते, व्यक्तिगत रूप जीवन में कर पाते हैं ना, परिवार के बच्चों के माध्यम से कर पाते हैं। मैं अभी निवेदन कर रहा था कि पिछले एपिसोड में पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड का पर जो हमारा एक यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ था, उसके अंदर वो एक बच्चा तन्मय आया था। तो वो कैसे अपने फादर को फॉलो करके इस स्तर पे पहुंच गया, जिसको देख करके जिन लोगों से भी फीडबैक आई, बहुत अच्छी फीडबैक आई। तो वो जो बॉन्डिंग थी वो कैसे बनी। आज का विषय ये भी है कि वो जो बनाना चाहते वो कैसे बन गया, जबकि सामान्य क्रम में ऐसा नहीं होता है। तो आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। विषय है कि रिवायर द माइंड फॉर सक्सेस। जैसे क्रम होता है, एक घटनाक्रम से चालू करते हैं। एक छोटी सी एक जातक कथा आती है। 2 मॉन्क्स कहीं जा रहे थे। रास्ते में जब जा रहे थे तो उन्होंने एक हाथी को देखा। एक हाथी, हो सकता है घटना आपने सुनी हो। हाथी एक बहुत छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ था। हाथी चिंगाड़ रहा था, पैरों से मिट्टी को उखाड़ रहा था, लेकिन वो रस्सी नहीं तोड़ रहा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हाथी है और इतनी पतली रस्सी है, चाहे तो एक झटके में तोड़ सकता है। उन्होंने महावत से जाके पूछा, ये क्या आश्चर्य है कि ये आप ये हाथी गुस्से में भी लग रहा है और ये रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पा रहा है, चाहे तो एक झटके में तोड़ सकता है। उनका कि ये इससे 3 गुनी मोटी रस्सी भी तोड़ सकता है। तो फिर उनका फिर क्यों नहीं तोड़ रहा, क्या रहस्य है इस बात में। तो उन्होंने कहा कि रहस्य ये है कि जब ये हाथी छोटा था, जब इसे हम जंगल से पकड़ करके लाए थे, तब ये रस्सी से इसको हमने बांधा और इस रस्सी से बांधा था। तो इस हाथी ने इस रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया। 1 बार प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, ये कमजोर था उस समय, ये तोड़ नहीं सका। 4 बार किया, 10 बार किया, 15 बार किया और उसके पश्चात इसने मान लिया कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। ये मान्यता उसकी स्थिर हो गई और ये मान्यता उसने अपने स्वीकार कर ली कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, और उसके बाद उसने प्रयत्न करना खत्म कर दिया। ये बड़े-बड़े चट्टानों को गिरा सकता है, पेड़ों को गिरा सकता है, लेकिन ये रस्सी को नहीं तोड़ सकता। डियर फ्रेंड्स, यही कुछ हमारे जीवन में भी है। हमारी मान्यताएं, हमारी अपने बारे में जो आकलन है, जब ये स्थिर हो जाता है, हम कोई मान लेते हैं अपने आप के, बना लेते हैं अपने माइंड सेट कर लेते हैं कि हम ये हैं और इससे हमारी ये लिमिट है, तब हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमारी लिमिट है वो, लेकिन वो मान्यता स्थिर मान्यता बन गई और ये मान्यता जहाँ से आती है उसे अंतःकरण बोलते हैं। बहुत सारे उदाहरण आपको ले सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे कुछ सोच सकते हैं कि नहीं, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो विचार शक्ति के द्वारा हम क्या ये जो मान्यता बन गई है, ये जो आस्था बन गई है कि हम इतने ही कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। देखने में बात लगती है, लेकिन सामान्य क्रम में जो अनुभव में आया है कि हम जिन चीजों को जानते हैं उनको भी हम इस स्थिर मान्यता के माध्यम से नहीं तोड़ पाते। जैसे उदाहरण दीजिए, बहुत जनरल उदाहरण मैं आपके सामने देता हूँ कि आपने सुना होगा गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने क्या दिया था, उद्बोधन दिया था, और वो गीता लिखी गई थी। वो बैटल था, महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के अंदर सेनाएं आमने सामने थी। उस समय उन्होंने किसको दिया था, जो उस लड़ाई का हीरो था, अर्जुन को दिया था। अर्जुन को ना देकर के प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन को ना देकर के यदि उन्होंने दुर्योधन को वो गीता का ज्ञान दिया होता तो शायद वो परिस्थिति न बनती, वो युद्ध ना होता। लेकिन मित्रों, सत्य है कि सबसे पहले भगवान कृष्ण दुर्योधन के पास गए।
लेकिन दुर्योधन ने एक कंडीशन लगा दी थी, उसने कहा कि डोंट टेल मी, टीच मी द व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, मुझे मत बताइए, मुझे पता है कि क्या गलत है और क्या सही है ना। वो एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा क्या सही है और क्या गलत है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। क्यों? वो श्लोक आपने सुना होगा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थिर तेन। कि जानामि धर्मम, मैं धर्म क्या है मैं जानता हूँ, सही क्या है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं करना पसंद नहीं करता हूँ, मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, मेरे को छोड़ने की इच्छा नहीं है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन, मेरे अंदर लेकिन कोई एक ऐसी सत्ता बैठी हुई है, मेरे अंतःकरण में कोई ऐसी सत्ता बैठी हुई है जो मुझे बाध्य कर देती है कि मैं अधर्म का पालन करूं, जो गलत है उस पर चलूं। मित्रों, ये जो अंदर सत्ता बैठी हुई है, आध्यात्म की भाषा में इसे क्या बोलते हैं, को चित्त के रूप में बोला गया है ना। मन बुद्धि चित्त का अहंकार, ये चार अंतर चतुष्टय बोले गए, इसमें चित्त जो बोला गया है वो वही है, वो अंतःकरण की शक्ति जो आदमी को सही रास्ते से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती है और गलत परिस्थितियों के सीधे रास्ते पर खड़ा कर सकती है। बहुत सारे बातें आप कहेंगे वो जानता था दुर्योधन कि गलत क्या है सही क्या है, लेकिन वो सही रास्ते पर नहीं चल सकता था। उसके अंदर जो बैठा हुआ चित्त था, उसके अंदर जो बैठी हुई शक्ति थी, वो उसे बाध्य करती थी और उसे धकेल देती थी गलत दिशा। आप पुरानी बात लग सकती है, लेकिन आज के वर्तमान समय में सोचें। डेली का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए, कि हम लोग एक जगह गए, वहां पे एक प्रवचन में गए, उन्होंने बोला कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, बड़ी छोटी बात बोल रहा हूँ, है ना, अच्छी बात है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए। तो प्रश्न पूछा गया, जो इंटेलेक्चुअल माइंड था उसने प्रश्न पूछा स्वामी जी से, भाई क्यों उठना चाहिए, अगर हम रात को लेट काम करते हैं तो क्या फर्क। तो उन्होंने बोला कि बुराई कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप सूर्योदय से पहले उठ करके शौच आदि से निवृत्त हो जाते हैं और नहा धो के कोई ध्यान या दूसरी चीजों में योग या दूसरी चीजें करते हैं, तो आपकी रिसेप्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, आप उन चीजों को जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। उधर क्यों कर सकते हैं, उनका कि सूर्योदय के साथ ही हमारा पूरा सिस्टम चालू हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जैसे ही सूर्योदय होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी चालू हो जाता है। यदि उस समय पेट के अंदर मल पड़ा हुआ है, शौच पड़ा हुआ है, तो वो उसमें से ही डाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी और वो सारा रक्त को विषाक्त बनाएगी, पूरे सिस्टम को खराब करेगी, और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलेगी, तो आदमी रोगों से ग्रसित हो जाएगा। लॉजिकल माइंड को समझ में आ गया कि सुबह उठने का क्या फायदा है, और सुबह सूर्योदय से पहले शौच आदि से निवृत्त होने का क्या फायदा है। ठीक है, सुबह उठेंगे, प्लानिंग करी गई कि सुबह का 5:30 बजे, पता करा कि 5:30 बजे सूर्योदय होता है, तो आज 5 बजे उठेंगे। 5 बजे का अलार्म लगाया गया, अलार्म लगा के सो गए कि सुबह उठेंगे, पानी पियेंगे, पानी पी करके फिर शौचालय से निवृत्त करके जिम में जाएंगे। सारी बातें सेट हो गई, लेकिन जब सुबह अलार्म बजा तो दूसरे हाथ से हमने स्नूज बटन दबा दिया। सारे के सारे लॉजिकल ब्रेन उस समय खड़े हो गए कि नहीं यार, 8 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए, और मैं तो कल बहुत लेट सोया था, हैं, और मैं नहीं उठ सकता, आज शरीर थक रहा है, कल मैं अवश्य करूंगा। और मित्रों, ये घटना हर एक के साथ होती है। अलार्म बजता है, हम उसे स्नूज बटन दबा देते हैं और फिर आपसे उसी रूटीन के जरिए में चल रहा है। क्या हुआ? ज्ञान था कि सुबह उठने के ये फायदे हैं, लॉजिकल ब्रेन को समझ में आ गया था, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो अंदर वाला बैठा हुआ था, जो आलस्य के रूप में, प्रमाद के रूप में, जो हमारे अंदर आत्मों के रूप में बैठा हुआ था, उसने हमें बाध्य कर दिया कि हम जैसे ढर्रे पे चल रहे हैं उस ढर्रे पे चलते हैं। ये तो एक मैंने छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझाने के प्रयत्न किया है कि खाली 2 चीजें हमारे अंदर हैं जो जहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसको। हमारे यहाँ हम लोग जहाँ थे वहाँ पे सीनियर क्लब था, उसमें वहाँ शाम को बार खुल जाता था, तो उसमें एक डॉक्टर आते थे, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर। तो एक बार देख कर हमने उस हादसे से पूछा, शाम को साहब आप आते हैं, आपको पता है इसके बारे में? उसने कहा, प्रदीप जी मैं जानता हूँ कि शराब के क्या नुकसान है। कह रहा लेकिन क्या करूँ, जब शाम होती है तो फिर कुछ ऐसा होता है कि मैं रुका नहीं जाता, 2 पैक पीने के लिए आए थे। डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, प्रसिद्ध डॉक्टर, उसे पता है सब कुछ, उसके बावजूद भी वो उस रास्ते पर चल रहा है। यही हमारे जीवन का विग्रह है, यही हमारे जीवन की कठिनाइयां हैं जो वर्तमान समय में हम भोग रहे हैं, वर्तमान नहीं पिछले समय में भोगते हैं। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ एक चर्चा के लिए हम लोग आए हैं। सामान्य क्रम में मनुष्य से गलत काम होते हैं या अच्छे काम होते हैं, उसका पारितोषिक भी उसके शरीर को मिलता है या उस व्यक्ति को मिलता है। और गलत कामों के लिए सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और स्वयं माता पिता के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई कि पनिशमेंट दीजिए। बच्चा नहीं कहना मान रहा है, पनिशमेंट दीजिए। लोग कहना नहीं मान रहे हैं, लोग कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, चोरी डकैती गलत काम प्रयुक्त हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसको दंड मिलता है, ये एक बड़ा सोचने का विषय है। दंड किसको मिलता है? ये क्रिया हम सब लोग जानते हैं कि चिंतन मन बुद्धि करती है और एक्ट हमारा शरीर करता है। जो सामने दिखाई देता है वो शरीर है, वो एक्ट करता हुआ दिखाई देता है और वो कर्म होता हुआ दिखता है।
तो हम पनिश किसको कर रहे हैं? शरीर को कर रहे हैं। और जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारा मन है, जिम्मेदार हमारी उनकी माइंड शक्ल तो है। देखनी है। जी, जिम्मेदार हमारा माइंड है, वो हमें बाध्य कर रहा है, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं मिलता है। लेकिन ये भी सत्य है कि यदि मन को समझाया जा सके, लॉजिकल तरीके से समझाया जा सके, दूसरे तरीके से समझा सके, तो मान जाता है और उससे हमारा एक्ट भी बदल सकता है। लेकिन पनिशमेंट का तरीका, जेल में भेज दिया जाता है लोगों को, जेल में जाता है। और मेरे अनुभव है, हम लोग तिहाड़ जेल में भी जाकर के गायत्री परिवार की तरफ से कई कार्यक्रम देके आए हैं कि छोटा कैदी जब जेल के अंदर जाता है तो बड़ा कैदी बनकर के निकलता है, बड़ा अपराधी बनकर के निकलता है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर जिसका परिष्कार होना चाहता है, जिस दंड के माध्यम से जिसको सुधार होना चाहिए था, वो शरीर का हो रहा है। वो जो मन है उसको वहां पे उससे बड़े काम सीखने के लिए लोग मिल जाते हैं। एक और बड़ी घटना एक इस विषय में समझ में आती है कि एक बार की बात है कि ये 90s के आसपास की बात है, फ्रांस के अंदर जेब कतरों का आतंक हो गया था। बहुत बड़ी मात्रा में पूरे पेरिस के अंदर जेब कतरे फैल गए थे, बढ़ गए थे और एक के बाद एक बनते आए थे। सरकार बहुत परेशान थी, पकड़े जाते थे लोग और पकड़े जाकर के जेल होती थी और जेल से छूटते थे, फिर वही काम करते थे। सरकार ने आखिर में पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया कि जो व्यक्ति जेब काटते हुए पकड़ा जाएगा, उसे सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी जाएगी। अब आप समझिए, सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी जाएगी। और जानते हैं क्या होता था? सार्वजनिक स्थान पर फांसी दी जाती थी और लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती थी देखने के लिए कौन है जेब कतरा, और वहां पर भी उस भीड़ की जेब कट जाती थी। यानी कि दंड की पराकाष्ठा, मृत्यु से बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी वो जो चित्त है वो हिलता नहीं था। तो इतना दृढ़ है वो चित्त, है उसको हिला पाना, उसको उसमें से निकाल करके नया खड़ा करना, ये बड़ा मुश्किल काम है। मन को समझाया जा सकता है, बुद्धि को समझाया जा सकता है, लेकिन चित्त के अंदर जो संस्कार बन गए हैं उन्हें हटाना, उन्हें ठीक करना, ये बड़ा काम है। उसका रिप्रोग्रामिंग करना, उसको बड़ा काम है। और इसी विषय के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे। मोटे तौर पर विषय को समझने की दृष्टि से कहते हैं कि जो बुद्धि है, जो सोच सकती है, समझ सकती है, उसे कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। आज की जो हमारा मनोविज्ञान की भाषा है, आधुनिक मनोविज्ञान, उसे कॉन्शियस माइंड बोलता है। और जो चित्त है उसे सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। इसके भी फर्दर डिवीजन है, अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, और इसके बाद सुपर कॉन्शियस माइंड की बात की है। और जो आज का विषय है, मैं परम पूज्य गुरुदेव का जो वाङ्मय है, चेतन, अचेतन और सुपर चेतन मन, उसमें से आज का विषय उद्धृत किया गया है और वही इसके आज के हमारे डिबेट का आधार। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कॉन्शियस माइंड कौन सा? वो माइंड जो सोच सकता है, जो विचार कर सकता है, एक आइडिया बना सकता है, क्रिएटिव माइंड है ना? और ये क्रिएटिव माइंड है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्लो है। अगर आप कभी आज मैं पीपीटी नहीं बना पाया था, लेकिन अगर बनाएंगे अगली बार कभी होगा तो देखेंगे, तो पूरे माइंड की अगर उसकी मैपिंग किया है तो उसके जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो वाला पोर्शन ही है जो हमारे इस कॉन्शियस एक्टिविटीज के लिए जिम्मेदार है। एक बहुत छोटा सा पोर्शन। और वैज्ञानिकों ने जो एक गणना की है, कैलकुलेशन की है, उसके हिसाब से ये 40 बिट्स का डाटा पर सेकंड एनवायरनमेंट से प्रोसेस करता है। 40 बिट्स का डाटा एनवायरनमेंट से प्रोसेस करता है, और जो हम वर्तमान में एक्टिविटी चल रही है, जो प्रेजेंट काल में एक्टिविटीज चल रही है, उनको ही करता है। ये क्या कर सकता है? ये प्लान कर सकता है, स्ट्रेटेजी बना सकता है, नए आइडिया क्रिएट कर सकता है, नई विश, नई इच्छाएं जाहिर कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत स्लो है, इसलिए इसके द्वारा बहुत बड़े काम नहीं हो पाते। हम हमने ये वीडियो के द्वारा देख करके, मूवीज देख करके, किसी प्रवचन को सुन करके, किसी हेल्प मोटिवेशनल बुक को पढ़ करके ये कहता, आहा मजा आ गया, अब मैं इसके अनुसार जीवन जीऊंगा। लेकिन सामान्य क्रम में ऐसा नहीं होता। सामान्य क्रम में मेरे ध्यान आता है कि एक बार हम लोग, मैं चेन्नई में था, हम लोग अपने सरकारी काम से जाते थे। एक बार 1 जनवरी को हम लोगों ने कहा कि वहाँ पे जो मेरीना बीच है उस पर जाएंगे। तो हमने एक मित्र थे, उनको तैयार किया, गाड़ी से हम लोग गए। तो उसमें 5 बजे का टाइम था, लेकिन मेरीना बीच खचाखच भरा हुआ था। मैंने पूछा क्यों? कह रहे वो 31 दिसंबर को जो रिजॉल्व लेते हैं, संकल्प लेते हैं, वो लिया गया, आप लोग आए हैं। तो मैंने कहा कि ये पूरा चलेगा साल भर? उनका नहीं, साल भर नहीं, आप 5वें दिन देखना, यहाँ पे 1/4 लोग भी नहीं बचे। क्या हुआ? संकल्प लिया कि हम सुबह जाकर के मेरीना बीच पे जाकर के एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन 4-5 दिन आते आते वो मोटिवेशन खत्म हो गया। किसके द्वारा खत्म हुआ? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटी थी। कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज की पावर, हमने जैसा कि निवेदन किया कि वो केवल 40 बिट्स के डाटा को वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो उसे प्रोसेस कर पाते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो दूसरा मस्तिष्क जो जुड़ा हुआ है, जिसके अभी हम चित्त के रूप में जिसे हम बोले थे, उसे सबकॉन्शियस माइंड जिसे हमने नाम दिया था, आज के मनोवैज्ञानिकों ने नाम दिया है, वो एक बड़ा मस्तिष्क है, एक पावरफुल चीज है, और वो 40 मिलियन बिट्स का डाटा पर सेकंड एनवायरनमेंट में से प्रोसेस कर रहा है। आप समझिए,
40 बिट्स का डाटा पर सेकंड एनवायरनमेंट में से प्रोसेस कर रहा है। सारी की सारी गतिविधियां जो आप जानते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, कौन चला रहा है आप जानते हैं? कॉन्शियस माइंड चला रहा है कि नहीं? कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं है कि कैसे चल रहा है अंदर अंदर। आपका ये रेसिप्रोकल जो सांस लेना छोड़ने का सिस्टम चल रहा है उसे नहीं पता। आपके बालों का ग्रोथ हो रहा है, ये कौन रहा है? ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जिसे हम लोगों ने कहा है, वो अनकॉन्शियसली सारा का सारा काम हो रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल माइंड है, और लेकिन जो भी कहिए वो क्रिएटिव माइंड नहीं है, उसमें कोई भी नया आइडिया नहीं बन सकता। वो प्रोग्राम्ड माइंड है, वो हैबिचुअल माइंड है। वहां पे सारी की सारी हैबिट्स, सारे के सारे संस्कार स्थापित। आप समझें कि हम जो कुछ भी जन्म से लेकर के अब तक जो कुछ भी हमारे साथ हमने एक्सपीरियंस किया है, वो सारा का सारा स्टोर के रूप में हमारे सबकॉन्शियस के अंदर इकट्ठा है। आप कॉन्शियस माइंड को किसी कंप्यूटर से अगर कंपेयर करें तो कॉन्शियस माइंड को आप रैम बोल सकते हैं। जो वर्तमान में जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए जो जानकारी इकट्ठा करना है, जो प्रोसेस कर रहा है वो रैम हो गया। और सबकॉन्शियस माइंड को आप हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, जहां पर हमारे जीवन के अंदर शुरू से लेकर आखिर तक के जितने एक्सपीरियंसेस हैं सारे जुड़े, सारी आदतें हैं वो जुड़ गई हैं। जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक निर्माण के लिए जो कुछ निर्माण हुआ था वो जुड़ा हुआ है हमारे अंदर। उसके अंदर सारी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारे डर उसके अंदर है, हमारी लाइक डिसलाइकिंग उसके अंदर है, किसी व्यक्ति को देख करके, किसी वस्तु को देख करके हमारे जो एजम्पशंस हैं, हमारा जो प्री माइंड सेट है, वो सब उसके अंदर। उसके अंदर फोबिया है हमारा, उसके अंदर हमारे सारे डर सम्मिलित है। तो सब कुछ उसके अंदर सम्मिलित है। और मैंने कहा कि वो कौन सा माइंड है? वो एक हैबिचुअल माइंड है। उसको जो लर्निंग है वो पढ़ करके समझ करके नहीं हो सकती। उसको तो आदतों के डाउनलोड करना आता है, और वो ऑटो प्ले के रूप में काम करता है। जब भी मौका मिला वो अपना प्रोग्राम को करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण जिस विषय को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, चित्त को, वो सबकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा है। सबकॉन्शियस हम लोग, मैं कुछ घटनाओं से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ फिर, कि आप देखिए एक घटना घटती है, और उस घटना के बारे में आप लोग अलग अलग लोगों से व्यू लीजिए। लोगों से व्यू लेंगे तो सबके व्यू अलग अलग आते हैं। ये डिफरेंस क्यों? घटना एक थी, सबने देखा, अपने सेंसरी ऑर्गन से हमारे कॉन्शियस माइंड ने भी देखा, समझा और उसे अनुभव किया, और उसको एनालाइज करके एक उसको बताने लायक स्थिति में खड़ा कर दिया। लेकिन डिफरेंस कहाँ पैदा हो रहा है? डिफरेंस पैदा हो रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने फिल्टर से, अपने नजरिए से उसको निकालता है। वहां कहाँ है, कहाँ से निकालता है? जहां उसकी आदतें हैं, जहां उसके डर हैं, जहां उसका पहले से माइंड सेट है, उस नजरिए से उस चीज को निकालता है, फिल्टर करता है, और तब निकलता है तो वो उस घटना का एक नया स्वरूप खड़ा करता है। उसके लिए अपने एक प्रिजुडाइज माइंड सेट कर लेता है, और इसलिए हर व्यक्ति एक ही घटना को अलग अलग नजरिए से देखता है, और वो अपने आप को सही मानता है। यदि आपको इसलिए लगता है कि मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, आप बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, और या मैं अपने लिए बोलता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हूँ और मैं चीजों को जैसा देखता हूँ वैसे ही समझता हूँ और वैसे ही उसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो इसे हम सभी को एक बार रिव्यू करने की आवश्यकता है। हम चीजों को जैसा देखते हैं वैसा समझते नहीं है। उसके प्रति जो हम नजरिया व्यक्त करते हैं वो बिल्कुल बायस्ड होता है, और वो 99% केसेस में बायस्ड होता है, और हमें पता नहीं होता। हम लोग कहते हैं नहीं नहीं हम बिल्कुल ईमानदार हैं। आप देखिए, दो परिवारों के अंदर या दो लोगों के बीच में लड़ाई हुई, अभी जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है। अगर उन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करी जाए तो उस युद्ध के को जायज या गलत ठहराने के पीछे दोनों के अपने अपने सॉलिड, है ना, इंटेलेक्चुअल माइंड के द्वारा एक बिल्कुल आधार बने हुए। मतलब घटना एक ही है, घटना एक है कि यूक्रेन पर युद्ध हो रहा है, यूक्रेन के लोगों का नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन उसके बारे में जो आइडियाज हैं, और इसके अलावा भी और लोगों को देख लीजिए, जो नाटो कंट्रीज हैं उनके अपने व्यूज होंगे, दूसरे लोग उनके अपने व्यूज होंगे। तो ये व्यू क्यों? तो हम लोग निवेदन ये कर रहे थे कि हम चीजों को सही तरीके से नहीं देखते, और चीजों को जैसी वो हैं वो नहीं देखते हैं, तो फिर जो हमारे एक्शंस होते हैं वो प्रभावित होते हैं, और जब प्रभावित होते हैं तो फिर हम सही रास्ते पर नहीं होते, फिर हम सफलता के रास्ते पर नहीं पहुंचते। हम चीजें देख ही नहीं सही रहे तो हमारे एक्शन भी गलत होंगे, और एक्शन गलत होंगे तो हम बायस हो जाएंगे और हो जाएगा। तो निवेदन यही कर रहा था कि क्योंकि सबकॉन्शियस के अंदर हमारी सारी की सारी चीजें पड़ी हुई है, हमारी सारी मेमोरी है, और यहाँ तक स्किल्स है। कॉग्निटिव न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, आप नोट कर लें कि 95% ऑफ द डे हम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट होते हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं साहब ऐसा नहीं होता, मैं सारे दिन अपना जो काम करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, है ना। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कुछ और जाए,
लेकिन और सबकॉन्शियस माइंड आकर के मेरे अंदर वाला मुझे करवा देता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हो सकता है सुबह उठ करके होता हो जब मैं अलार्म लगाता हूँ या कुछ एक आध घंटे में, लेकिन मित्रों ये सत्य है कि 95 हमें लग रहा है कि हम स्वतंत्र रूप से सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एक और एक वैज्ञानिक शोध बताती है कि सबकॉन्शियस माइंड 2 सेकंड पहले, ठीक जब कॉन्शियस माइंड किसी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए योजना बना रहा होता है, उससे ठीक 0.2 सेकंड पहले उस अपने प्रोग्राम को लॉन्च कर देता है। आप नहीं चाहते हुए भी हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं, जो ड्वेल पर्सनैलिटी पैदा होती है, लोगों के अंदर लड़ाई होती है। लोग कहते हैं कि यूनिवर्स मेरा सुन नहीं रहा है, यूनिवर्स मेरा मान नहीं रहा है। क्यों नहीं मान रहा है? अरे साहब, आवाज आएगी तो वो दूसरा जना कहेगा, आपको ज्ञान वाला कहेगा यूनिवर्स नहीं सुन रहा, आपका अंदर वाला नहीं सुन रहा। आप अंदर वाले को कहते हैं क्या है, हाँ फिर कहते हैं हाँ मैं नहीं सुन रहा हूँ अपनी आप की बात, मैं चाहता हूँ कि मैं करूँ लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब आप लोग अपने आप से बात करते हुए देखे होंगे, कौन नहीं सुन रहा है? वहां पे कोई नहीं सुनेगा। वहां तो एक सबकॉन्शियस माइंड की व्यवस्था तो ऐसी है बिल्कुल जैसे टेप रिकॉर्डर की तरह। टेप रिकॉर्डर का बटन दबाइए, ऑटो प्ले हो जाएगा, वही प्रोग्राम चलेगा। अब आप कहें नहीं स्टॉप कीजिए इस प्रोग्राम को, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने सोचा है समझा है, जो मेरे लिए ठीक है, मैं उसके अनुसार चलना चाहता हूँ। वो कहेगा नहीं, वहां कोई सुनने वाला नहीं, वहां तो आप इस प्रोग्राम को बंद कर दीजिए या फिर ऑन कर दीजिए, फिर वही प्रोग्राम चलेगा। तो मेरे को लगता है कि कुछ कुछ बात हमें समझ में आ रही है कि सबकॉन्शियस माइंड ही हमारी सारी दिक्कतों का और हमारी सारी आशाओं का केंद्र है। हम फिर एक बात को इसको रिव्यू करते हैं कि कॉन्शियस माइंड से हमें लगता भर है कि हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और वस्तुओं का आकलन कर रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, लेकिन यह असत्य है। हम सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चल रहे हैं और हमारी 95% एक्टिविटीज, और वो आगे वो लोग न्यूरो कॉग्निटिव साइंटिस्ट से मेरी एक बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि ये तो मैं आपको उन लोगों की बात बता रहा हूँ 95%, तो जो लोग थोड़ा सोच सकते हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, थोड़ा समझ सकते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल अवेयर नहीं है, उनका तो 99% सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड किसके द्वारा चल रहा है? सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड माइंड है, जैसा मैंने निवेदन किया था। उसका प्रोग्राम बना हुआ है। प्रोग्राम किसने दिया था? आपने बनाया था? हमने बनाया था अपना प्रोग्राम? नहीं, हमने नहीं बनाया। वो प्रोग्राम हमें मिला है, यानी कि हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। हमें जो प्रोग्राम बना बनाया मिला, हम उसके अनुसार जीवन जी रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं मैं स्वतंत्र हूँ और मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। नहीं, हम अपना जीवन नहीं जी रहे हैं। हमें एक प्रोग्राम मिला हुआ, वो प्रोग्राम किसी ने दिया था और उस प्रोग्राम के अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं और हम ऐसा ही जीवन जीते हुए चला जाते हैं। अध्यात्म के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है कि सबकॉन्शियस माइंड की रिफाइनिंग की जाए। अब प्रश्न ये आता है कि ये जो मैंने अभी निवेदन किया था कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, कॉन्शियस माइंड एक प्रोग्राम बना रहा है, सबकॉन्शियस माइंड आया, उसने अपना प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, उसे हटा दिया अकेले। ये जानते हुए भी होता है और ना जानते हुए भी होता है। तो फिर ये जो मेरा एक प्रश्न आपसे है कि यदि कहीं आपको लगता है कि आपको किसी काम को करते हुए इसको कैसे पहचाने? प्रश्न ये उठना चाहिए कि इसे हम कैसे पहचाने कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं या मैं अपने आप से पूछूं कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम क्या है, तो नहीं पता। ये प्रोग्राम जब दिया जा रहा था 0 to 6, बिल्कुल जब मैं छोटा था, बच्चा था, उस समय प्रोग्राम दिया गया था। उस समय मेरा कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता प्रोग्राम क्या है। तो फिर एक तरीका क्या है? मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि एक तरीका यह है कि यदि आप देखें कि आप को किसी काम को करने में या जो आपने अपना गोल बनाया है, जो आपने टारगेट बनाया है, जीवन का लक्ष्य बनाया है, उसको प्राप्त करने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और तब भी आपको प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि सीधा-सीधा मतलब है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम से लड़ाई कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है, जो आपकी विशेज़ हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, जो आपकी चाहत है, उसके अनुसार आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम नहीं है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यदि आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ रही है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, आपके बच्चा आईएएस एग्ज़ाम के लिए बहुत जद्दोजहद कर रहा है, तो उसका सीधा-सीधा मतलब है या तो अपनी वो लाइन बदल ले, ढूँढ ले, किसी के पास जा करके किसी ज्ञानवान व्यक्ति, ऐसे ईएफटी वगैरह बहुत सारे प्रोसेस चालू हो गए, जिसमें आपको बता सकते हैं कि आप किस लाइन में अच्छे निकल सकते हैं। या फिर या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम को रिवायर कर ले, रिप्रोग्राम कर ले, दोनों छूट आपके पास। तो सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम को रिवायर करना पड़ेगा। अगर वो कर सके तब आप कल्पना कीजिए। लोग कहते हैं बच्चों को डांटते हुए कहते हैं पॉजिटिव बनो, बी पॉजिटिव। अरे भाई वो पॉजिटिव कैसे बनेगा? पॉजिटिव कौन बनेगा?
कॉन्शियस माइंड, जो सोच सकता है, समझ सकता है, लॉजिकली कर सकता है। लेकिन उस बेचारे की ताकत कितनी है, उससे 10 मिलियन टाइम्स का सबकॉन्शियस माइंड बैठा है, उसका अपना प्रोग्राम है, उससे लड़ सकता है क्या? इतने बड़े डाटा का जो प्रोसेसर है, उससे 10 मिलियन टाइम्स छोटा प्रोसेसर लड़ाई कर सकता है क्या? उस पर अपनी चला सकता है क्या? ये नेवर, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए सारा जीवन संघर्ष चलता रहता है और मनुष्य वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। बहुत सारी बातें होती हैं, खूब मेहनत करते हैं और लोग कहते हैं कि मैं ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर के आऊंगा, वो सारी जिंदगी चल जाए, वो जीवन खत्म हो जाए, नहीं ला सकते। प्रोग्राम में कॉन्फ्लिक्ट है, प्रोग्राम में कॉन्फ्लिक्ट है और इसके लिए आदमी अपने आप को पीड़ित करता है, दंडित करता है, डिप्रेशन में आता है, टेंशन में आता है कि मैं चाहता हूँ मेरा दोस्त प्रगति कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। बच्चे, माता पिता कहते हैं अपने बच्चों से कि देख उनका बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, तू कैसे नहीं कर रहा। मैं अभी निवेदन कर रहा था, अभी पिछले उसमें हमने पेरेंट, एक जयपुर से हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे क्लोज हैं, उनका बेटे को उनको बुलाया था, तन्मय उनका नाम था बच्चे का, उनकी मैं बॉन्डिंग देख रहा था, पेरेंट्स की बॉन्डिंग, कि वो बच्चा अपने पिता से, मैं तो नहीं जानना चाहिए, उनके पिता बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जयपुर के और बहुत सारे वहाँ के टीवी पे और दूसरे कई चैनल्स पे आते हैं, लेकिन वो बच्चा, मुझे ऐसा लगा कि वो अपने पिता से एक कदम आगे बढ़ रहा है, ना भी हो तो वो उस लेवल पे आगे बढ़ रहा है जिसपे कि वो चाहता था, यानी कि उसके माइंड की प्रोग्रामिंग की गई उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो यही चीज है कि प्रोग्रामिंग कर सकते हैं दंड के द्वारा, मैंने बता दिया, दंड के द्वारा आप नहीं कर सकते, कि मृत्यु के दंड तक की स्थिति के अंदर लोग जेब काट लेते हैं, मैंने पेरिस का उदाहरण आपके सामने दिया। तब फिर क्या तरीका होगा? तब तो यह है कि रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। रिप्रोग्रामिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कैसे हम अपने आप को इस कॉन्फ्लिक्ट से बचा करके उस 40 मिलियन का जो प्रोसेस है उसका सहयोग अपनी विशेष के लिए ले सकते हैं। कल्पना कीजिए, यदि आपकी इच्छाएं, आपके विशेष, आपके डिजायर्स, आपके एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई, तो मित्रों आपके जीवन में चल रहा है। जब आप सोच रहे होंगे तब तो आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, अपने गोल पे काम कर रहे होंगे, जब आप सो रहे होंगे तब भी आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो सोता नहीं है, वो तो 24 आवर्स 24/7 लगातार आपकी सेवा में लगा रहता है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन की सफलता का राज है। हमारी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी तरह से हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की ट्यूनिंग करते हैं। चेंज किसको करना है? चेंज करना है सबकॉन्शियस माइंड को। अगर हम ऐसा कर सके तो फिर वो जो हम उज्जवल भविष्य की बात कर रहे हैं, वो तभी संभव है कि जब सबकॉन्शियस माइंड ट्यून्ड हो जाए कॉन्शियस माइंड की एस्पिरेशन के लिए, डिजायर्स के लिए और विशेष के अकॉर्डिंग। तो यही हमारी आज की उसका मुख्य उद्देश्य है। आइए पहला स्टेप समझते हैं कि हम क्या हैं। तो पहला स्टेप इसका है कि इसकी जो हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट? मित्रों, हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 0। आप कहेंगे कैसे हो सकता है? और एट द एज ऑफ 0 नहीं, बल्कि जब वूम के अंदर बच्चा होता है, आखिरी 4 महीने के अंदर उसका ब्रेन तैयार हो जाता है। कभी आपको मौका मिले तो शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। वो प्रोग्राम है कि आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, है ना। उसके अंदर आप देख सकते हैं उसमें कि कैसे बच्चे के गर्भ के अंदर बच्चों को सारा का सारा प्रशिक्षण दिया सकता है। उसके पूरे कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत सारी फैमिलीज उसका फायदा उठा रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैं निवेदन कर रहा था आपसे कि हम बच्चों तैयार करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं एट द एज ऑफ 0। वहां से प्रोग्राम चालू होती है। लास्ट के 5वें 6ठे महीने 7वें महीने में बच्चे का माइंड जो है ऑपरेट खुल जाता है। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है? बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ इंस्टिंक्ट्स लेके पैदा होता है, कुछ उसके अंदर कुछ चीजें स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। जैसे कि किसी बच्चे को ये सिखाना नहीं पड़ता कि आग के पास मत जाओ, आग लपटे हैं उसे दूर हटा। यदि कोई बच्चा पानी के अंदर पैदा किया जा सके तो बच्चा डॉल्फिन की तरह तैरता हुआ ऊपर आ जाए, बच्चा माँ के पेट में तैरना सीख जाता है। लेकिन फिर क्या कारण है कि बच्चे को स्विमिंग सिखानी पड़ती है? प्रोग्रामिंग का पहला कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। इंस्टिंक्ट्स है कि बच्चा तैरना जानता है, लेकिन बच्चा बड़ा हुआ तो माता पिता के सामने बड़ा डर होता है कि बच्चा कहीं पानी में डूब ना जाए। जैसे ही वो पानी के पास जाता, चलो नहीं रुको 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 रुको, बाथिंग टब के पास क्या बच्चे को पकड़ के खींच लेते हैं, नहीं नहीं ये बच्चा डूब जाएगा पानी में। किसी पॉन्ड्स के पास, किसी दूसरे पानी के रिजर्वायर के पास हो गया तो हम उसे डरा कर, बच्चे के माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग हो रही है, छोटा बच्चा है, प्रोग्रामिंग हो रही है कि पानी मतलब खतरा, पानी मतलब प्रॉब्लम। अब जो बच्चा तैरना जानता था उसका नया प्रोग्रामिंग हो गया, पानी मतलब खतरा। 7 साल के बाद उसको अब आप सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चा नहीं तैर सकता।
बच्चा नहीं तैर सकता, उसकी नई प्रोग्रामिंग हो गई है, किसके द्वारा हुई? आपके बार बार के दिए गए इंस्ट्रक्शंस के कारण। यहीं से चालू होता है। एक आचार्य जी का वाङ्मय कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अपने पेरेंटिंग के ऊपर काम करना है इस वाङ्मय को अवश्य पढ़ें। उसके वाङ्मय के अंदर आचार्य जी कहते हैं कि एक घटना का जिक्र करते हैं। 5 साल के बच्चे को लेकर के माँ एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची और उससे कहा कि मेरे इस बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। उन्होंने कहा मैडम आप 5 वर्ष 9 महीना लेट हो गए। आप समझ रहे हैं? 5 वर्ष 9 महीना लेट हो गई है। इसके जो माइंड के अंदर डाउनलोड करना था वो हो चुका है। इसको जो अपने व्यवहार के लिए, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो आवश्यकता थी जो सीखने की, वो ये सब सीख चुका है। अब तो ये छठे साल के एंड में 7वें साल में जाते जाते ये कॉन्शियसली किक करेगा जो उसने अपने माता पिता से सबसे सीखा है। तो 0 1 2 3 4 5 6 ये एक ऐसी स्टेज है जिसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं हिप्नोसिस स्टेज। इस समय ब्रेन की एक्टिविटीज जो चलती है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को जो ब्रेन वेव्स निकलती हैं उसको बोला गया है कि ये थीटा वेव्स हैं। जी 3 4 से लेकर 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इस समय बच्चे का मस्तिष्क वाइब्रेट करता है। 0 से 2 में तो बिल्कुल सोने की अवस्था होती है, उसमें बच्चा 16-17 घंटे सोता है, बिल्कुल सोने की अवस्था में होता है, बिल्कुल गहन नींद की अवस्था में होता है। और लेकिन 2 से लेकर 6 तक बिल्कुल आइडियल स्टेज है, स्टेट ऑफ थीटा। और इसे वैज्ञानिक लोगों ने हिप्नोसिस का नाम दिया। इस समय बच्चा जो कुछ कहा जाता है उसे बिना कॉन्शियसली सोचे, बिना विचार के एज इट इज डाउनलोड कर लेता है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं। नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसके अंदर इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन उसके अंदर कोई प्रोग्राम नहीं है, तो क्या कंप्यूटर काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक ऐसे ही बच्चा जब होता है तो उसके अंदर प्रोसेसिंग सिस्टम तो है, लेकिन कोई प्रोग्राम नहीं डाला गया प्रकृति ने। तो प्रकृति ने प्रोग्राम डालने के लिए वो कहां से सीखेगा? संसार से सीखेगा, सोसाइटी से सीखेगा। उसके पहले 6 महीने के अंदर उसको कॉन्शियस लेवल से निचले एक स्टेप नीचे, कॉन्शियस लेवल से एक स्टेप नीचे थीटा स्टेज के अंदर, जहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 7 के बीच 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आइडियल फ्रीक्वेंसी बोली गई, जहां पे उसको डाल दिया जाता है, जहां पर वो कॉन्शियसली सोच नहीं सकता। एक छोटे बच्चे से आप बोले कि यू आर डंकी, यू आर डफर, यू आर इंटेलिजेंट। अगर एक बड़े बच्चे से आप बोले कि यू आर डफर, तो वो बच्चा समझ जाएगा, 12 साल का बच्चा, 13 साल का बच्चा हो, कि ये मुझे डफर इसलिए कह रहे हैं कि मुझे चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है, मुझे थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे काम करो। लेकिन छोटा बच्चा नहीं समझेगा। छोटा बच्चा आपके साथ गया और आपके एक टॉयज की दुकान के अंदर जाकर के उसने वहां पर कुछ हल्ला मचाया, पिताजी ने कहा यू डू नॉट डिजर्व द टॉयज। बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में एज इट इज डाउनलोड हो गया, यू डू नॉट डिजर्व। अब बच्चा सीईओ बनने जा रहा है, लेकिन वो अंदर टेप रिकॉर्ड क्या चल रहा है, ऑटो प्ले में क्या जा रहा है, यू डू नॉट डिजर्व। और मित्रों फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। बहुत कम माँ बाप हैं जो बच्चे के अंदर एज इट इज डालते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप भावनात्मक रूप से बहुत सक्षम हैं। वो सारे के सारा जो प्रोग्राम डाला जाता है वो सीखता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, उनका शादी करने से पहले 100 बार सोचिए, लेकिन बच्चा पैदा करने से पहले 1000 बार सोचिए आपके अंदर पेरेंटिंग की वो बात है कि नहीं। अन्यथा आप अपनी एक बिगड़ी कार्बन कॉपी, फोटो स्टेट कॉपी अपने बच्चे के रूप में बनाते हैं। आपको पता नहीं है, पेरेंटिंग का सूत्र नहीं पता, और नहीं पता है तो फिर आप वो बनाते हैं। क्या होगा कि वो एज मैं निवेदन कर रहा था, ये हिप्नोसिस स्टेज होती है 0 से 6 की, और इसके अंदर डाउनलोड करता है, डाउनलोड 0 6 के बाद 7 ईयर्स में जब चालू होता है तब वहाँ पे वो कॉन्शियसली जागरूक बनता है। काम कॉन्शियस स्टेज होती है, उसे अल्फा स्टेज बोलते हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी पे भी आप आगे चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद फिर वो 12 साल में अप्रोक्सीमेटली आते आते बिल्कुल कॉन्शियसली एक्टिव हो जाता है, और वो जो उसने बिहेवियर डाउनलोड किया था 0 से 6 की एज में, उसको वो एक्टिवेट कर लेता है। कहाँ से सीखता है बच्चा? कहाँ से प्रोग्रामिंग हुआ? प्रोग्रामिंग हुआ उसके मम्मी पापा से, उसके मदर फादर से, प्रोग्रामिंग हुआ उसके सिबलिंग से, प्रोग्रामिंग हुआ उसके आसपास के जो पड़ोसी थे, जो एक्टिव पड़ोसी थे, जो उनसे कॉन्शियसली एक्टिव उनसे बातचीत करते, उनसे उन्हें सारी की सारी चीजें सीख ली। एक और महत्वपूर्ण बात है, बच्चा वो तो सीखता ही है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन वो भी सीखता है जो आप उसे कन्फ्लिक्ट उसमें कर रहे हैं। अगर आप बच्चे के सामने बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ है, तो ऐसा स्प्लिट मस्तिष्क का बच्चा बनता है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण समय है, और इस महत्वपूर्ण समय को के अंदर ही रीप्रोग्रामिंग की जा सकती है। अब प्रश्न ये है कि अगर उसी समय की जा सकती है तो फिर हमारी तो एज निकल गई, तब फिर कैसे प्रोग्रामिंग हो? तो वैज्ञानिक लोग इस बारे में समाधान करते हैं। अभी मैंने आपसे निवेदन किया था कि वो हिप्नोसिस स्टेज है, और उस समय थीटा
ब्रेन वेव्स निकल रही होती हैं बच्चे के मस्तिष्क से, और उस समय ये जो डाउनलोड का प्रोग्राम, सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड का प्रोग्राम चलता है। ठीक यही स्थिति हमारे 24 आवर्स में 2 टाइम आती है, डेली आती है। डाउनलोड प्रोग्राम करने के लिए 2 बार आती है। कौन-कौन सी टाइम होता है? आप जरा कल्पना कीजिए, एक बार आप बहुत गहरी नींद से सोए हैं, तो उसमें आपकी किस फ्रीक्वेंसी पे आपके अंदर से ब्रेन वेव्स निकल रही है, ईईजी के द्वारा चेक किया गया, जब शोध किया गया, तो कि अलग-अलग स्टेज में कौन-कौन सी वेव्स निकलती है। एक मैच्योर्ड व्यक्ति के अंदर से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारी तरंगें निकलती रहती हैं आगे पीछे करके। लेकिन जब एक विशेष काल होता है, तब उसमें उनका ब्रेन पे ईईजी और मशीन वगैरह लगा के मैपिंग किया गया। तो उन्होंने बोला कि जब डीप स्लीप के अंदर होता है, तब 0 से 3 हर्ट्ज की वेव्स निकलती हैं, ब्रेन वेव्स निकलती हैं, उसे डेल्टा स्टेज बोला गया। उस अवस्था में के अंदर गहरी नींद होता है, उसे रिजेनरेटिव स्टेज भी बोलते हैं। वो नींद हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उसी समय हमारे जो हम खान भोजन करते हैं, भोजन पच चुका होता है और उसमें से रस निकल करके हमारे हार्मोन से लेकर के हर चीजों का निर्माण हो रहा होता है। हमारे रक्त का, रस का, हड्डियों का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसलिए बोला गया कि वो नींद बड़ी गहरी, वो जरूरी। इसके पश्चात जब वो बच्चा जग रहा है, या आप जग रहे हैं, मैं जग रहा हूँ, जब जगने की स्टेज में आता है, तो एक स्टेज से हम निकलते हैं, जब हमारी जो ब्रेन वेव्स है वो शूट अप करती है, तब हम कौन सी स्टेज में जाते हैं? वही थीटा स्टेज जाते हैं। 4 से लेकर के 7 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अंदर हम शूट अप करते हैं, और वो हिप्नोसिस स्टेज वही आ जाती है, उसमें 6 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के बीच में आती है। वो ट्वाइन रेवरे कंडीशन बोली गई है, बड़ी अद्भुत कंडीशन है। उस समय आप अचेतन अवस्था में भी होते हैं, थोड़े से चेतन भी होते हैं, आप स्वप्न अवस्था में भी होते हैं, और इस नए वर्ल्ड की दुनिया में भी जाग रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर आप उस पोजीशन से पार होते हैं, निकलते हैं, पास होते हैं, जिसे हमने हिप्नोसिस स्टेज किया था, जिसमें बच्चा 0 से 7 एज की उम्र तक निकलता है। उसके पश्चात फिर बच्चा आप जग जाते हैं, तो क्वाइट, बिल्कुल अल्फा पोजीशन के अंदर काम एंड क्वाइट कंडीशन में होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं। आपकी एक्टिविटीज, कॉन्शियस एक्टिविटी बिल्कुल काम होती है, शांत होती है। इस समय हमारे मनीषा लोग बोलते हैं कि आप उठें तो उठ करके बैठ करके ध्यान करें, मेडिटेशन करें। यदि इस समय ध्यान करेगा तो बिल्कुल सफल होगा, क्योंकि आप अल्फा 0 से 4 से लेकर 7 हर्ट्ज, 7 से लेकर के 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और एक काम कॉन्शियस कंडीशन है। और उसके पश्चात तैयार होकर के आप ऑफिस में चले गए, बच्चा स्कूल में चला गया। अब वहां जो कर रहे हैं बिल्कुल प्योरली एक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर आ गए हैं, और वहां उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे बीटा फ्रीक्वेंसी बोला गया है, और उसकी हर्ट्ज बोली गई हैं 12 से लेकर 13 हर्ट्ज से लेकर के 27 हर्ट्ज तक, 23 हर्ट्ज से लेकर 27 हर्ट्ज तक की बात बोली गई। उस अवस्था में कॉन्शियसली आप काम करते हैं, सारे काम करते हैं। फिर आप घर लौटते हैं, शाम को घर लौटते हैं, रैंप अप डाउन करके आप अल्फा कंडीशन में आते हैं, और अल्फा से फिर सोते वक्त आप फिर उस कंडीशन से ट्रांस बोलता हूँ, ट्वाइन रेवरे कंडीशन में बोल रहा हूँ, अर्धनिवस्था में निकलते हैं, आप हिप्नोसिस स्टेज को पार करते हैं, और उसके बाद फिर आप गहरी नींद में डेल्टा में चले जाते हैं। यानी कि आप सोते वक्त और जाते वक्त आप उस पोजीशन से निकलते हैं जहां पर आपके मस्तिष्क के अंदर, जहां पे आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाउनलोड किया जा सकता है। क्या करें? ये वैज्ञानिक लोग और जिन लोगों ने प्रयोग किए गए हैं, उन्होंने बोला है कि इस समय यदि हम कोई सब्लिमिनल टेप का प्रयोग करें, कान प्लग पे ईयरफोन लगा लें और उसमें वो टेप चलता रहे, तो जब हम उस अवस्था से हो, तो वो टेप का जो प्रोग्राम है हमारा, क्या डालें टेप में प्रोग्राम? डेफिनेटली वो डालेंगे, आपकी विशेष है, डिजायर्स हैं, आप उसमें डालें जो आप चाहते हैं। आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट, आई वांट दैट, वो सब कुछ डाल दें और वो डाल दें, और वो लगातार बजता रहे उस अवस्था के अंदर, जब आप जग रहे होते हैं। तो इस माध्यम से आप अपने मस्तिष्क का पहला फॉर्मूला है जो मनीषा के द्वारा कहा गया है, और आप अपने मस्तिष्क का रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ टाइम के पश्चात आप धीरे धीरे, पहले तो जो कन्फ्लिक्ट है, आपका जो लड़ाई है वो खत्म होगी, और धीरे धीरे वो आपका सपोर्टिंग में आ जाता है, और फिर आपकी गति और प्रगति, जो सफलता का रास्ता है, वो तेजी से आगे बढ़ेगी। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा फॉर्मूला क्या दे रहे हैं? दूसरा फॉर्मूला मनीषा लोग दे रहे हैं कि हैबिचुएशन। हैबिचुएशन मतलब कि जिन चीजों को आप बार बार रिपीट करते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, वो आदतों के रूप में आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्लांट हो जाती है। बार बार जिनको रिपीट करते हैं, अब वो वैसे ही चले जाती है ना। जैसे कि मान लीजिए आप देखिए, आप कार चलाना सीख रहे थे, या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे थे, तो कितना था, बहुत बड़ा गैप होगा, तब भी आपको लगता होगा नहीं यार कम है और मैं टकरा ना। और कई बार ऐसा भी हुआ हो कि आपने खूब सावधानी बरती होगी ड्राइविंग सीखते समय, और आपकी कहीं डैश मार दिया होगा, कहीं उस पर खरोच पड़ गई होगी। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपने गाड़ी को सीख लिया। अब किसी दिन आप जा रहे हैं, और आपके साथ आपका कोई बहुत पुराना प्यारा मित्र आ गया है, वो आपकी ड्राइविंग सीट में आपके बराबर बैठा हुआ है,
आप उससे बातचीत करते जा रहे हैं, उसने किसी घटना का जिक्र कर दिया और आपने उस घटना के बारे में जब सोच रहे हैं तो आप थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट पोजीशन से आप ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आप एब्सेंट हो गए और 10-15 मिनट आप उस ख्यालों में खोए हुए हैं, दोनों हंसी मजाक करते हुए आपस में बातचीत करते जा रहे हैं। अब अगर आपसे उस 15 मिनट के बारे ड्राइविंग के बारे में पूछा जाए कि आपके सामने सड़क पे क्या-क्या गुजरा, तो आप बिल्कुल बताने की स्थिति में नहीं। क्या हुआ? जब आपने ड्राइविंग सीखी और बार-बार किया तो सीधे के सीधे बार-बार रिपीटिशन से अब वो जो स्किल आपने सीखा वो आप सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन। अब आपको उतनी प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं है। अब आपको बार-बार डैशबोर्ड पे देखने की, स्क्रीन पे सामने देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। ये एक चीज के लिए नहीं, ये हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। जिन चीजों को सीखने के लिए हमें बहुत प्रिकॉशंस की आवश्यकता पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बार-बार रिपीटिशन करना पड़ता है, धीरे-धीरे चलता है। तो रिपीटिशन एक ऐसा माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हैबिट्स डाल सकते हैं। मैं एक इसका उदाहरण देता हूँ आपको कि आप जो मॉन्क्स को देखते हैं, माला जपते हुए देखते हैं, गायत्री वगैरह से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपने देखा होगा गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, 3 माला के लिए बोला जाता है। आपके लिए ये कुछ हो सकता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं इसका क्या मतलब। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर वाले को बार-बार अफ़र्मेशन दे रहे हैं। अफ़र्मेशन दे रहे हैं। हर चैंटिंग के साथ आप एक माला में 108 मन के होते हैं, आपने एक बार 108 बार आपने अफ़र्मेशन दी। आई एम ओके। मान लीजिए आपके मंत्र का अर्थ है आई एम ओके, आई एम ओके। अब आप रिपीट कर रहे हैं आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन। आई वांट दिस नहीं है इसका मतलब। आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। ये बार-बार रिपीट हो रहा है, ये बार-बार रिपीट हो रहा है, ये आपके सबकॉन्शियस का पार्ट बन रहा है। मंत्र के विषय में कभी हम लोग डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन मोटी बात जो आप चैंटिंग करते हैं, मंत्र कोई भी करते हो, मैं सिखाएँगे तो मैं गायत्री मंत्र की बात करूँगा या कोई और मंत्र की बात करूँगा। लेकिन चैंटिंग जो करते हैं, जो अफ़र्मेशन डालते हैं, उसमें 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये है कि वो जो वर्ड्स हैं, वो बड़े स्पेसिफिक होना चाहिए, उनका अर्थ पता होना चाहिए। संस्कृत में भी हो सकते हैं, लेकिन आपको उसका हिंदी में अर्थ स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रिसाइज़ होना चाहिए और पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो विज़ुअलाइज़ होना चाहिए। मान लीजिए आपने बोला कि एप्पल, अब एप्पल का मतलब आपको पता होना चाहिए। संस्कृत आपका कोई मंत्र आपने बोल दिया, आपको अर्थ पता नहीं है, तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। ऐसा आज के जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट हैं। जो आप बोल रहे हैं उसका रिपीटिशन आपको विजुअलाइज़ होना चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एप्पल मतलब कौन-सा बोला? वो अमेरिका का जो व्हाइट एप्पल आता है वो मत, या वो एप्पल मशीन, एप्पल का फ़ोन या एप्पल का कुछ और? अ, नहीं, एप्पल का मतलब क्या है पता होना चाहिए। जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसमें बात बोलते हैं कि उस प्राण स्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करते हैं। बिल्कुल, आप कर रहे हैं इस समय धारण, और परमात्मा हमारी बुद्धि को सर्वांगीण प्रेरित कर रहा है। मतलब वो प्रेज़ेंट काल में वो चीज़ हो रही है। तीसरी चीज़ बोली गई है कि फीलिंग्स आनी चाहिए, फीलिंग्स आनी चाहिए। मेरे पिता मुझे बताते थे कि जब वो सूर्य ध्यान कराते थे आचार्य जी, तो दिसंबर के महीने के अंदर कुछ लोगों को उन्होंने पसीना आते हुए देखा। उन्होंने फीलिंग्स, जो उन्होंने बोला कि सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, नाभि चक्र में जा रहा है और उष्णता का संचार हो रहा है। अब उष्णता का संचार होता है, वहाँ फीलिंग्स आ गई है। तो फीलिंग्स ही वो सारी ऊर्जा का जागरण करता है, सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को पेनिट्रेट करके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पहुँचता है। तो जप के द्वारा, जप एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। विस्तार से कभी होगा तो किसी और उसमें होगा, तो हम इसको और आगे विस्तार से। तीसरा टूल्स जो बोला गया है कि बी माइंडफुल। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड्स वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते हैं। जब आप कॉन्शियसली किसी चीज पे फोकस करते हैं, तब आप अपनी विशेस के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं, अपने डिजायर्स के अनुसार जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन जब आप फोकस नहीं होते हैं, प्रेजेंट में नहीं होते हैं, जब आप कहीं फ्यूचर में अटके हुए होते हैं, कहीं पास्ट में अटके होते हैं, जैसे जो कॉन्शियस माइंड की टेंडेंसी है सामान्य क्रम में, वो प्रेजेंट में नहीं रहता है, तब आपका प्रोग्राम सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ऑपरेट हो रहा होता है। और सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम, मैंने अभी निवेदन किया है, आपका प्रोग्राम नहीं है, किसी दूसरे का प्रोग्राम। तब वो प्रोग्राम आपकी विशेष और डिजायर्स के अनुसार नहीं हो रहा है। तो एक बिल्कुल बढ़िया तरीका है, बिल्कुल बढ़िया तरीका है कि आप बी प्रेजेंट, आप हमेशा वर्तमान में बने रहिए, कॉन्शियसली जागरूक रहिए। अलग-अलग लोगों ने इसके लिए अलग-अलग सूत्र दिए। जैसे मेरे मास्टर ने बोला कि आप जो काम अपने हाथ में लेते हैं, बिल्कुल उसमें घुल जाइए, कोई सा भी काम हो। उन्होंने तो यहाँ तक एक बार बोला था, मुझे बात याद आती है कि अगर झाड़ू लगाने का काम भी बेटा मिले तो इतना बढ़िया तरीके से करना चाहिए कि ऊपर अगर देवता देख रहे हो तो वो भी कहे कि काश मुझे झाड़ू लगाने का काम मिल जाए। याद है कि जो हाथ में काम है, प्रेज़ेंट कंडीशन में जो कर रहे हैं, उसके अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व जाइए। महर्षि अरविंद इस बात को और तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि आप बी प्रेजेंट। उन्होंने कहा ध्यान के लिए बैठिए मत, मेडिटेशन के लिए बैठिए मत। बैठने का तरीका, बैठने के अपने फायदे हैं, वो तो उसके बारे में आप लोग जानते भी हैं और कभी और चर्चा कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि बी प्रेजेंट, बिल्कुल वर्तमान में बने रहिए और अपनी सांस पे ध्यान रखिए।
जब जब भी आप जागते हुए चलते फिरते काम कर रहे हैं, तब तब आप जो कर रहे हैं आप घूमने जा रहे हैं, आपका मस्तिष्क कहीं और चैटिंग कर रहा है, नहीं। अपने कदमों पे ध्यान रखिए। आप जिम जा रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, 2-3 बार तो आपने ध्यान दिया अपनी मांसपेशियों पे, तीसरी बार आप फिर डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप कहीं और चले गए। जहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हुए वहीं वो झपट्टा मार करके सबकॉन्शियस माइंड आपको टेक ओवर कर लेगा और वो फिर अपने जैसे चलाएगा। तो निश्चित रूप से बी प्रेजेंट, आप बी प्रेजेंट रहेंगे, आप वर्तमान में बने रहेंगे, तो फिर आपको जैसा आप जीवन चाहते हैं। तो मैंने 3 सूत्र आपके सामने कहे हैं कि एक तो वही डाउनलोड द प्रोग्राम एट द पोजीशन ऑफ हिप्नोसिस स्टेज। दूसरा मैंने हैबिचुएशन के बारे में बोला कि आप बार-बार करें। इसका एक और उदाहरण मैं समझता हूँ कि फ्रांस के अंदर एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, एमाइल कुए। उस वैज्ञानिक ने लाखों व्यक्तियों को ठीक कर दिया। लोग उसके पास जाते थे पेशेंट बनकर के और वो कहते किसी को कैंसर हुआ, कैंसर के रोग को ठीक किया। उसने कहा कि आपको ये कहना है कि मुझे कैंसर नहीं है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। उन्होंने कहा साहब वो तो है मुझे। उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका ये। उनके हॉस्पिटल में वो रुकवाता था 5 दिन 7 दिन और बस आपको हमेशा यही बोलते रहना है, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मित्रों, प्रभाव पड़ा। हज़ारों नहीं लाखों व्यक्तियों को कहते हैं कि एमाइल मैंने ठीक कर दिया इस रिपिटेशन के बाद। सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता कि आप वर्चुअली कह रहे हैं या एक्चुअल में कर रहे हैं। लेकिन वो जिसके सामने जो रिपिटेशन होता है उसको एज़ इट इज़ अडॉप्ट कर लेता है और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर यदि कोई बात आ जाती है तो आप निश्चित मान लीजिए ऐसे केमिकल का जागरण होता है, ऐसी चीज़ों का हमारे अंदर चेंजेज़ आते हैं कि वो पूरे पूरे आपकी बायोलॉजी को चेंज कर सकता है। और ये बिल्कुल निश्चित उदाहरण है, आप गूगल में डाल के देखिए, एमआईएल को डालिए फ्रांस का, उसमें आपको मिल जाएगा। एक बात और मैंने देखता हूँ, मैंने आचार्य जी का साहित्य पढ़ता हूँ, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो मैंने देखा कि एक-एक चीज़ के लिए जब उनके आपने कभी भी उनके प्रवचन भी सुने होंगे तो एक-एक शब्द के लिए, एक-एक बात के लिए वो 3-3 बार वर्ड यूज़ करते हैं और एक ही चीज़ को समझाने के उन्होंने बार-बार रिपीट किया है। तब मुझे बाद में अब उम्र के अंदर ये समझ में आता है कि रिपिटेशन मतलब वो उस बात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पेनिट्रेट कराना चाहते हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं, बार-बार। कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो ये एक बार समझ में तो आ गई बात। भाई साहब आपके समझ में जिसको आई है वो 2 कौड़ी का आदमी, वो 2 कौड़ी की चीज़ है। जिसको समझ में ना आ गई है उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसको समझ में आने के बाद भी उसके प्रोग्राम को जो डिस्ट्रैक्ट करने वाला है, आपको फिर नीचे धकेल देने वाला है, वो सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक बार के समझने से नहीं हो सकता। वहाँ तो पेनिट्रेट करना पड़ेगा, बार-बार, बार-बार रिपीट करना पड़ेगा। एक और बात है, एक महत्वपूर्ण सूत्र, एक महत्वपूर्ण विधा जो आज के वर्तमान में डेवलप की गई हुई है, उसका नाम है योग निद्रा। योग निद्रा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग आप कभी अपना यूट्यूब पे डालिए योग निद्रा डालिए तो बहुत सारे लोग हैं, 10 मिनट की योग निद्रा, 15 मिनट की योग निद्रा। और इसकी एक मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, इससे आप समझते हैं कि योग निद्रा के बारे में बहुत लोगों के बहुत बड़े-बड़े दावे हैं। लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य जो था योग निद्रा जो डेवलप की गई थी, उसका उद्देश्य ये था कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की। मुंगेर वाले हैं जिन्होंने सबसे पहले योग निद्रा पे कुछ प्रयोग किए थे। उन्होंने बताया कि उनके जो स्वामी जी थे उनके, तो उनका एक मित्र आया, उन्होंने कहा कि एक बच्चा है, इसे तुम अपने आश्रम में शिक्षा की व्यवस्था कर दो। बच्चा क्या था? शैतान की पुड़िया था, बिल्कुल चलता-फिरता मशीन था। हाहाकार जिधर जाता था आंधी मचा देता, जिधर जाता तोड़-फोड़ कर देता। इतनी ऊर्जा वाला व्यक्ति और बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड। स्वामी जी ने कहा कि मैंने रख तो लिया लेकिन उसने मेरी आफ़त खड़ी कर दी। लेकिन उन सारी बातों के बाद उन्होंने बताया कि किसी क्लास में नहीं आता था, कुछ नहीं करता था, सारी बातें थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आई। उन्होंने बोला कि करीब 1 डेढ़ साल बाद उसको अगली क्लास में ले ले आ गया और तो वहाँ पे गीता की क्लास चलती थी। तो गीता की जब क्लास चलती थी, तो गीता के श्लोक को वो एक बार में याद कर लेते थे। जिन श्लोकों को याद करने में लोगों को 5-5, 7-7 दिन लगते थे, वो 1 दिन में याद कर लेते थे। और ये आश्चर्य लगा कि ये कैसे हुआ? जब उसकी बहुत खोजबीन करी, स्वामी जी ने खुद देखा कि ये कहीं इसका दिमाग नहीं लगता है, लेकिन गीता के श्लोक कैसे याद कर लेता है, इसकी कंसंट्रेशन पावर नहीं है। तब पता चला कि वो जिस कमरे के अंदर रात को सोता था, उसमें उठता ही नहीं था। तो उस कमरे के बाहर पीछे जो जहाँ खिड़की खुलती थी, खिड़की खुली रहती थी, गीता की क्लास चलती थी। पूरे साल भर गीता की क्लास चली और वो सोता रहा। सीधे-सीधे उसके अंदर प्रवेश कर गया और वो जब उसने फिज़िकली रूप से पढ़ा तो उसको स्मरण शक्ति में आ गया। ये मेथड बहुत सारे देशों के अंदर जो बच्चा जिन सब्जेक्ट्स में कमज़ोर होता है पढ़ाया जाता है, रात को सोते वक़्त वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जागृत है। तो योग निद्रा के अंदर क्या होता है कि आपको बिल्कुल शिथिल कराया जाता है और शिथिल करा करके आपके कॉन्शियस माइंड को ढीला कर दिया जाता है और वो स्लेप्ट अवस्था में रहता है। लेकिन वो प्रिकॉशन दी जाती रहती है, आप सुनेंगे, सोना नहीं है, लेकिन क्या हुआ कॉन्शियस माइंड सो जाता है। तब वहाँ पे आपका रिज़ॉल्व आपसे दोहराया जाता है। अब आपने संकल्प को दोहराया, मैं ये हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं दुनिया का मैं रिचेस्ट मैन हूँ, मैं रिच मैन हूँ। जो भी आप बनना चाहते हैं उसको वो सीधे के सीधे आपके आपके कैरेक्टर का, आपके आपके जीन्स का हिस्सा बनने जाता है। तो मित्रों, कुल मिला के बात ये है कि हमें अपनी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी।
अगर हम अपनी प्रोग्रामिंग करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, अन्यथा हम पढ़ते रहिए, कुछ भी करते रहिए। मैंने निवेदन कर दिया है, जो मनीषा को बताया हुआ है कि आपको वो डिस्ट्रैक्ट करके जैसा चाहेगा, जैसे आप हैं वैसे बने रहिए। उसका तरीका यही है कि हम सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ट्रेन करें, दोनों को इन्फ्यूज़ करें और दोनों को इन्फ्यूज़ करके, दोनों को मिला करके जब हम अगले स्टेप पे चढ़ सकते हैं, उसका है सुपर कॉन्शियस नाम बोला गया, जो गुरुदेव का वांग में पढ़ेंगे। उस अवस्था के अंदर बिल्कुल ट्रांस अवस्था है, उसके अंदर आपको चारों तरफ प्यार, स्नेह, आत्मीयता का वातावरण दिखाई देगा। तब आपको आदमी, वस्तु और उसके अंदर कोई डिफरेंस दिखाई देगा। वो एक हायर लेवल की बात है, कभी होगा तो उसमें बात करेंगे। तो जो जितने पेरेंट्स हैं, जितने लोग हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि जो 0 टू 6 की जो एज है, इस पे उनको ध्यान रखना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी कुछ मित्रों से बात हो रही है पेरेंटिंग के ऊपर, कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर इस पे चर्चा हो रही है। जिन लोगों का अनुभव है, उन लोगों का अनुभव करके कुछ ऐसा बनाया जा सके कि हम पेरेंटिंग की चीज़ें डिस्कस कर सकें लोगों के बीच में और उन्हें बता सकें कि शादी करना एक बात है, बच्चे पैदा करना एक बात है, लेकिन बच्चों को लालन-पालन करना एक पनिशमेंट दूसरा काम। उस विषय पे आगे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है। लेकिन ये मान लीजिए वो सुपर लर्निंग का टाइम है 0 टू 6 की एज का। उस सुपर लर्निंग के टाइम में बच्चा चाहे तो 3 लैंग्वेज सीख सकता है और 6 के बाद 7 के बाद यदि उसे एक नई लैंग्वेज सिखानी पड़े तो उसके लिए आप तो उस टाइम का उपयोग करें। नहीं होता है तो दोनों समय मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जागने और सोने के टाइम का उपयोग करें। नहीं होता है तो जिस आदत को आप अपने कैरेक्टर में का हिस्सा बनाना चाहते हैं उसको बार-बार रिपीटिशन करें। बी प्रेज़ेंट रहें, जब भी मौका मिले आप वर्तमान में आ जाएँ, जब वर्तमान में आ जाएँ। अगर आप वर्तमान में बने रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को स्टेज मिल जाता है, उसके प्रोग्राम पीछे धकेल जाते हैं और आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन जी सकते हैं। मेरी यही बात है, यदि हम उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करते हैं, यदि हम अपना व्यक्तिगत जीवन, अपने परिवार के लोगों का जीवन, अपनी सोसाइटी के जीवन को में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो फिर निश्चित रूप से हमें सबकॉन्शियस माइंड को रिटेन करना पड़ेगा, रिवायर करना पड़ेगा, रिप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी और हम जैसा जीवन चाहें प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन से संघर्ष खत्म होंगे, एक बहुत ही आनंददायक जीवन की तरफ हम आगे कदम बढ़ा सकते हैं। हमारी सफलता सुनिश्चित है, ये एक आजमाया हुआ रास्ता है हमारे ऋषियों के द्वारा, हमारे मनीषियों के द्वारा। इसके रिजल्ट में किसी तरह की डाउट करने की अपेक्षा बिल्कुल नहीं। आप जितनी मात्रा में करेंगे, उतनी जल्दी आपको आपके जीवन के अंदर नया परिवर्तन दिखाई देगा। आप सभी के उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। इस विषय में अभी कुछ 5 मिनट हैं शायद और वैसे तो बहुत सरल विषय था, लेकिन कुछ भी अगर चर्चा करनी हो तो हम लोग कर सकते हैं।